हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। अगर हम बात करें तो यूजी की क्लासेस कब चलेंगी, यूजी का प्लानर क्या है, इन सारी चीज़ों पे आपने बहुत बार मुझे मैसेज किया एंड कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से मैं चाह के भी चीज़ें अपडेट नहीं कर पा रही थी। बट फाइनली हम आज बात करने वाले हैं कि आपकी यूजी की जो क्लासेस हैं वो कब से चलेंगी, साथ ही साथ हम अपने यूजी के सिलेबस को कैसे कवर करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि जो एनटीए का सिलेबस है और जो हम सिलेबस डिकोड करते हैं, यानी पेपर के अनुसार जो सिलेबस डिकोड कर रहे हैं, दोनों को डील करने के लिए सिंपल सा है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं हमारे जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। धीरे धीरे हालांकि एनटीए अपना जो सिलेबस दिया हुआ है उसी के आसपास घूम रहा है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका अलग है, इसलिए व्याकरण का सेक्शन उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो अगर हम बात करेंगे तो हम कैसे अपने पूरे सिलेबस को तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, कैसे व्याकरण का कौन सा सेक्शन है जिसको हमें पढ़ना है और क्या समझना है, जिसके माध्यम से हम पूरे सिलेबस को कवर करने वाले। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल आपका जो सिलेबस है उसको कवर करने में मैक्स टू मैक्स 80 से 85 दिनों का वक्त लगेगा, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इतने कम दिन मैं बोल रही हूँ तो हम इतने कम दिन में कवर करने के बाद एकदम छुट्टी पा लेंगे, बिल्कुल नहीं। हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस जितने हम लगाएंगे उतनी ही अच्छी चीज होगी और हमारा सिलेबस जो है अच्छे से हमारा कवर हो जाएगा, पकड़ हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, आपको 200 में से 200 या फिर 200 में से 194 ऐसे नंबर्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि पिछले 3 साल से मैं यही काम कर रही हूँ। तो पिछले 3 जो आपके बैचेज है उसमें मुझे यही समझ में आया कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, और हर साल कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस होता है, हर साल कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। तो इस साल भी मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि कुछ नया सीख रही हूँ और साथ ही साथ कुछ नया सिखा रही हूँ। तो इसमें ऑब्वियस है कि हम बात करेंगे तो हम अपने सिलेबस को कवर कैसे करने वाले। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपका वर्ण विचार हम क्यों पढ़ते हैं, जबकि अगर मैं बात करूं तो एक सवाल मैक्स टू मैक्स हो सकता है किससे आया हो, लेकिन अगर हमारा वर्ण विचार क्लियर नहीं होगा ना बच्चे, तो आपका जो संधि है वो क्लियर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपको स्वर नहीं पता और व्यंजन नहीं पता, या फिर ये दोनों में थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन है, तो आपका संधि आपको तकलीफ देने वाला है। और संधि से सवाल आते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने भी देखा है पेपर और आपको आइडिया है कि क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। तो हमें इस बात को एकदम ध्यान से समझना होगा कि ये जो वर्ण विचार है ये हमारा क्या है, व्याकरण का बेस है, नींव है। इसके बिना हमारा पूरा व्याकरण क्या है, बिल्कुल ही समझ से बाहर हो जाएगा, और इसके बिना व्याकरण है ही नहीं। क्योंकि अगर हम वर्ण को जानेंगे तब जाकर हम शब्द बनाएंगे, और जब हम शब्द को जानेंगे तब हम बताएंगे कि शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर ये क्रिया है या विशेषण है। और जब हम शब्द को जानेंगे तब हम जब उनका नाम देंगे, जब हम उनका नामकरण कर देंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि इनका रूप परिवर्तित होता है या नहीं होता, ये परिवर्तित होते हैं या नहीं होते हैं, यानी परिस्थिति के अनुसार, लिंग वचन कारक के अनुसार इनका परिवर्तन होता है या नहीं। अब ये हम कह रहे हैं कि अगर किसी शब्द का परिवर्तन होता है या नहीं, और हम कह रहे हैं लिंग वचन कारक के अनुसार, तो अब ये लिंग वचन कारक क्या होते हैं ये भी हमें जानना होगा। क्योंकि अगर हम वाक्य बना रहे हैं, वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, तो एक वाक्य में आपको संज्ञा भी मिलेगा, उसी वाक्य में आपको हो सकता है विशेषण भी मिल जाए, उसी वाक्य में आपको क्रिया भी मिलेगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द हमारा संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। और ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आप वाक्य निर्माण करने वाले हो, वाक्य क्रमबद्धता की बात करने वाले हो, वाक्य शुद्धि की बात करने वाले हो। तो इन सब के लिए विभक्तियों का ज्ञान होना, लिंग का ज्ञान होना, वचन का ज्ञान होना, आपके पास ये जो पूरा है, ये पूरा जो सिलेबस है, इसको समझना तो पड़ेगा ना बच्चे। तो कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि हाँ हमें वर्ण विचार पढ़ना है, लेकिन हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं र के बारे में जानती हूँ, उसके बाद मैं अ के बारे में जानती हूँ, उसके बाद मुझे ये भी पता चलता है कि ये जो अ है ये आ भी है, ठीक है, यानी कि एक दूसरा वर्ण भी है जो आ है। उसके बाद मुझे पता चलता है कि भाई ये तो म भी होता है, यानी म भी एक वर्ण है। फिर मुझे पता चलता है कि अगर मैं इस र में इस आ को जोड़ दूं और फिर माँ को जोड़ दूं तो ये राम बन जाता है, और जब ये राम बन गया तो इस वर्ण से मैंने क्या बना दिया, एक शब्द बना दिया। अब ये शब्द का कौन सा प्रकार है,
यानी ये जो शब्द है इसको हम क्या कहेंगे, ये संज्ञा है या सर्वनाम है। यानी कि हर एक व्याकरण की अगर मैं बात करूं तो हर एक कोटि जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन है, और उसके बाद ही हम बाकी सारी चीजों को समझ सकते हैं। इसीलिए हम वर्ण विचार को पढ़ेंगे, शब्द विचार को पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय यानी अविकारी भी जिसे कहा जाता है। ये बहुत बार हो जाता है कि अव्यय पढ़ा हुआ है मैम, अविकारी नहीं जानते। अरे बच्चे दोनों सेम है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, नाम बस अलग है, ठीक है। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय ना हो, और अविकारी जिसमें क्या हो, विकार उत्पन्न ना हो। विकार का मतलब क्या होता है बच्चे, परिवर्तन, तो अविकारी, ठीक है। लिंग, लिंग को अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम इसे कॉम्प्लिकेट करके बैठ जाते दिमाग में कि अरे यार ये तो मुझे समझ नहीं आता कि रहता है या रहती होगा, या अच्छा है या अच्छी होगा। तो सिंपल सा फंडा होता है जो हमें समझना होता है, और खुद सवाल करते रहेंगे ना, जवाब जब मिलते जाता है तो हमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग में याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे यार ये तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वो खुद ब खुद समझ में आने लगता है, ठीक है। तो हम इस पे भी वक्त देंगे। साथ ही साथ हम वचन, कारक और काल, जो मैंने अभी बोला लिंग, वचन, कारक, काल, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, तभी जाकर हम अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद वाक्य और वाच्य, समास और संधि। अब देखो जो पीछे के हम टॉपिक्स की बात करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हम सब पढ़े हुए हैं, समास, संधि भी हमने पढ़ा हुआ है। कुछ भी ऐसा सिलेबस में नहीं होगा जो आपने पढ़ा नहीं है, आपने सुना नहीं है। बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ थोड़ा सा वक्त देना है और इन सारी चीजों को समझते हुए जाना है। इसीलिए हर एक टॉपिक पे अच्छा खासा, जिस टॉपिक की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वक्त दिया जा रहा है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये टाइम फिक्स है, ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन में आपको समझ में नहीं आया तो हम दूसरे दिन ये नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि आपको समझ में आए यही प्रायोरिटी है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो वाक्य को समझेंगे और हम इसके क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, वाच्य को भी पढ़ेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो रहे हैं वो यहां से हो रहे हैं, समास और संधि। समास किसे कहते हैं, संधि क्या होती है, तो ये दो ऐसे सेक्शन है जहां से अच्छे खासे सवाल आते हैं और आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा वक्त लगता है इसको समझने में, हालांकि डिफिकल्ट नहीं होता, इजी सा ही होता है, पर हाँ थोड़ा टाइम जरूर लेता है ये सेक्शन। तो इसीलिए हम इस सेक्शन में थोड़ा सा टाइम देंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद रस। अब ये जो आपके मन में भाव आते हैं उनको किसके अंतर्गत रखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम, रस के अंतर्गत। उसके बाद आपकी जो काव्य होती हैं उसमें कितनी मात्राएं हैं, कौन सा आपका छंद है, कहाँ पे आपका तुक लग रहा है, कहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जा रहा है, मात्रिक है या दोहा है, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, छंद में। उसके बाद हम बात करेंगे अलंकार। अलंकार को भी पढ़ने के लिए ऑब्वियसली अलंकार की बात करें, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, तो इसको भी जानने और समझने में हम अच्छा वक्त देंगे। 4 दिनों में इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें जरूरत महसूस होगी तो थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, पर हाँ इस पे भी हमारी पकड़ अच्छी हो, इसलिए हम इससे अच्छे से समझेंगे। अब बात करते हैं वाक्य क्रमबद्धता। क्या होता है कि अगर हम वाक्य को क्या करेंगे, हम जब वाक्य को तोड़ करके आपको दे दिया जाता है, एक वाक्य दे दिया जाता है जिसको 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। अब कहा जाता है कि इसको क्रम में अरेंज करके आपको क्या करना है, आंसर करना है, लिखना है, तो उसे हम कहते हैं वाक्य क्रमबद्धता। उसका भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द। अब मैं बात कर रही थी जब सिलेबस का, तो यहाँ से बच्चे, यहाँ से नोट डाउन करिएगा, यहाँ से लेकर के ये पूरा सेक्शन प्लस ये पूरा सेक्शन, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में शायद मैं ये कहूँ कि अरे इंपॉर्टेंट है तो मार्क कर लो, ऐसा नहीं है। ये खुद में इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं कि कोई भी एग्जाम आप अगर देने जाते हो तो ये सेक्शन आपको मिलेंगे ही, यानी कि इन सेक्शन से आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका जो अपनाना है वो ये कि सबसे पहले तो ये वाले जो सेक्शन हैं, साथ ही साथ में हमारे जो ये वाले सेक्शन हैं, ये दोनों सेक्शन को हम कवर करने के लिए क्वेश्चंस करते रहेंगे। याद नहीं कर सकते, विलोम पर्यायवाची रोज रोज बैठ के याद नहीं कर सकते, पर क्वेश्चंस करेंगे तो याद होता जाता है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा तो एक आंसर होगा, लेकिन 3 और भी क्या है वो आपके लिए सवाल बनते जाएंगे कि अरे इसका क्या होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप क्या करोगे, उससे आपका कवर होगा। इसीलिए इन सारे सेक्शंस को कवर करेंगे, जैसे विलोम, पर्यायवाची, वर्तनी, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां। इन्हें कवर करने का सिंपल सा तरीका है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाना, और जितना हम क्वेश्चंस लगाते हैं उतनी ही अच्छे से हमारा जो पकड़ है वो इस पे बनता जाता है, और बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके सवाल जो आएंगे वो आपके लगाए हुए क्वेश्चन से आ जाते हैं, और बहुत बार हुआ है ऐसा।
तो हमें इस वाले सेक्शन पे भी ज्यादा ध्यान देना है। अब देखो क्या है ना, अपठित गद्यांश और पद्यांश की अगर मैं बात करती हूँ और साहित्य की बात करती हूँ, तो ये आपको साहित्य से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ से 4 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बदलता रहता है। लेकिन ये जरूर है कि क्वेश्चंस आते हैं, और मैच द फॉलोइंग में सबसे ज्यादा साहित्य से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इतना विस्तृत है कि हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम वो सब कुछ पढ़ सकते हैं जो ज्यादा फेमस है, जिस पे ज्यादा हमें क्या करना है, जोर देना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अपठित गद्यांश और पद्यांश, हर साल कोई ना कोई पैटर्न में चेंज लेके आते हैं। पहले साल इन्होंने 3 दिया, दूसरे साल इन्होंने पद्यांश दे दिया, और इस साल उन्होंने 1 गद्यांश और 1 पद्यांश दिया है। तो आने वाले वक्त में क्या चेंज आता है हमें नहीं पता, पर हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है कि हमें कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए, कैसा भी पैटर्न हो, हम आराम से उसको सॉल्व करके आएंगे। तो ये है आपका जो यूजी का सिलेबस है, उसको हम कैसे कवर करने वाले। इसके बाद जब हमारा ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, यानी ये इसमें जो सवाल जवाब हम कर लेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस शुरू होगा। यानी कि हम जितने भी चैप्टर्स कवर करके आए हैं उनके मिक्स एमसीक्यूज लगाएंगे, जहां भी जिस सेक्शन में दिक्कत नजर आएगी फिर वापस वहां से उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा यूजी का सिलेबस, वो भी प्लानर के साथ कि हम कैसे करने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि वीकली आपको अपडेट मिलता रहेगा कि हम क्या और कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इस बात, और ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसी सीक्वेंस को फॉलो करने वाले हैं। पहले हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, तभी हम आगे बढ़ेंगे, यानी सीक्वेंस यही होने वाला है। टाइम जो है, डेट अगर हम बात करें, दिन बदल सकते हैं कि 4 दिन की जगह 5 दिन लग गया तो चलेगा, उसमें कोई परिवर्तन हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो ये पूरा जो है, ये हम बात कर रहे थे यूजी के प्लानर की। अब आपकी जो क्लासेस हैं, आप बार बार पूछ रहे हो कि कब से शुरू होगा, वो शुरू हो जाएंगे मंडे से। यानी अगर मैं बात करूं तो 22 सितंबर से आपकी क्लासेस यूजी की शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्लानर डिस्कस हो गया, सिलेबस डिस्कस हो गया, क्लासेस आपके मंडे से आ जाएंगे। तो बस और कुछ नहीं करना, कल है संडे, एंजॉय करिए, अपना टाइम लीजिए, उसके बाद हम मंडे से जी तोड़ मेहनत करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हम जो भी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, जहां भी जाना चाहते हैं, जो भी हमारा सपना है उसे हम पूरा करें। तब तक आप अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।